चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान का फिजिक्स का चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इससे पहले के सेशन में हमने कक्षा 10वीं विज्ञान का बायोलॉजी का कंप्लीट पोर्शन यूट्यूब पर फ्री क्लासेज आपको अवेलेबल कराई जा चुकी हैं। उन वीडियो की लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उन क्लासों को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो अभी तक की जितनी भी क्लासेज आपको पढ़ा है जहाँ पर जा रहा है यूट्यूब पर, कनावत एकेडमी की इस क्लास पर आपको बिल्कुल फ्री सिलेबस अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप अपने इस सिलेबस को आप भी अच्छे से रीड कीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वही फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए कि आपकी आगे की क्लासें फिजिक्स कंप्लीट होगी, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर रनिंग रहेंगी। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मटेरियल, आपके लिए सारा डाटा जो कि 2025-26 के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और आने वाले एग्जाम के हिसाब से आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो जिस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज आपको डाटा अवेलेबल कराया जाएगा। तो बात करते हैं, देखो आज की इस क्लास के अंदर हमारा फिजिक्स का पोर्शन आज स्टार्ट होता है। और इस फिजिक्स के पोर्शन के अंदर हम आपके सामने पहला चैप्टर लेकर आए। तो हमारा साइंस का जो वेटेज है, अच्छा खासा साइंस से भी हमारा पूछा जाता है। और ये साइंस का पोर्शन की यदि बात की जाए तो हमारे और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वहां पर भी हमसे इसका बहुत ज्यादा मटेरियल पूछा जाता है। तो देखो बात करते हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स जिसको बोला जाता है, इसका पहला चैप्टर है हमारे पास क्या, प्रकाश, उसका परावर्तन और साथ में उसका अपवर्तन, यानी बोले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो कंडीशन है हमें दे रखी है। पूरी क्लास आपकी वन शॉट आपकी यहाँ रहने वाली है, संपूर्ण चैप्टर हम क्लियर करने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपके पास स्पेशल मटेरियल आपका रहने वाला है और यूट्यूब पर आपकी फ्री क्लासेज अवेलेबल कराई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले पहली स्लाइड के अंदर अगला चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले है प्रकाश। हमें इस लाइट के बारे में, इस प्रकाश के बारे में आपसे बात करनी है। तो भाई ये प्रकाश क्या है भाई? तो प्रकाश भाई लाइट की जिसकी हम बात करें तो प्रकाश एक ऊर्जा है, एनर्जी के फॉर्म में प्रकाश क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। तो जैसे हम बात करें, जैसे कि हमारे सन से हमें, सूर्य से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, लाइट प्राप्त होती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक चल के आता है। तो वहां से यहाँ तक आने में इसको कुछ टाइम भी लगता होगा। किस फॉर्म में ये चल के आ रहा है, वो सारी प्रोसेस हमारी इसके अंदर आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है कि भाई प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है भाई? एक ऊर्जा है। और इस प्रकाश की ही उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। दूसरा, देखने के लिए और अन्य कारण भी है। तो बात की जाए कि जैसे अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में हमें काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में यदि वहां पर अंतरिक्ष यात्री जाता है तो वहां पर दूसरी वस्तु उसको नहीं दिखाई देगी मान लो, तो उसके पीछे वजह है कि देखो प्रकाश के सामने कोई अवरोध का आना जरूरी है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराएगा, टकराकर परावर्तित होकर, जिसको हम परावर्तित कहेंगे, लौट के हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तब जाके हमें वस्तु दिखाई देगी। प्रकाश का होना वस्तु को देखने का कारण नहीं है, वस्तु से टकराकर प्रकाश का लौटना और हमारी आंखों तक पहुंचना, ये कंडीशन हमारी बनती है, तब जाके हमें वस्तु दिखाई देती है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भाई प्रकाश क्या है? तो प्रकाश हमारा ऊर्जा का एक रूप है भाई, एक एनर्जी है हमारे पास, जो किसी भी वस्तु को, जो भी इमेज ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, उसको देखने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। और उसी की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्लियर ये बात? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बनता है हमारे पास कि प्रकाश किरण क्या है? तो भाई देखो आपने देखा होगा कि प्रकाश जो है ना, वो एक किसी वस्तु के रूप में नहीं चलता है भाई। प्रकाश चलता है एक किरण के रूप में, एक रेज। जब भी हम प्रकाश को देखते हैं तो हमें एक लाइन चलती हुई दिखाई देती है, वो हमारी क्या कहलाती है, एक किरण कहलाती है। तो बात वही बनती है कि एक किरण क्या है भाई, ये कैसे चल के आती है? तो किरण की यदि बात की जाए तो भाई प्रकाश की किरण देखो क्या है कि प्रकाश सबसे पहली बात तो एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की किरण जब चल रही होगी तो इस तरीके से प्रकाश चलता है, सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। ये बात आपको याद रखना है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसका पथ कैसा होता है? सरल रेखीय पथ होता है,
चलने वाले प्रकाश को सामान्यतः हम प्रकाश किरण नाम दे देते हैं। यही हमारी फिर कहला देती है कि भाई ये क्या है, हमारी एक प्रकाश किरण है, एक रेज है, रेज। ठीक है, ये हमारा है। तो प्रकाश किरण क्या है कि भाई जब प्रकाश एक सरल रेखा में एक सीधे पथ पर चलता है, प्रकाश अपनी दिशा नहीं बदलेगा, किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से बदल सकते हैं, अदरवाइज हम यही बोलेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और उसका पथ कैसा होता है भाई, रेखीय होता है। ठीक है, दूसरी बात करें प्रकाश किरण का, अब हम भी कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब यही है कि प्रकाश की उस किरण का परावर्तन होता है। जब प्रकाश किसी अवरोध से टकराएगा, यदि वो अवरोध उस प्रकाश को परावर्तित कर देगा, लौटा देगा, तो वो परावर्तन है। और अवशोषित कर लेगा तो या तो कहीं यहाँ पे अपवर्तन की घटना होगी या उस प्रकाश को वहां पर उसके द्वारा एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लिया जाएगा। तो बात करते हैं, देखो प्रकाश किरण का क्या होने वाला है, परावर्तन, और उसी का क्या होने वाला है, अपवर्तन। तो प्रकाश की ये दो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं हमारे पास, एक प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। और ये दैनिक जीवन में हमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, हर जगह हमें ये घटना देखने को मिल रही होती है कहीं ना कहीं। तो ये पूरी कंडीशन हमारी ये चैप्टर के अंदर आने वाली है। तो प्रकाश किरण हमारा क्लियर हुआ, और प्रकाश की दो घटनाओं का नाम याद रखना है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे आ जाता है, देखो प्रकाश के गुण लिखिए। प्रकाश के गुण आ जाते हैं हमारे पास, इन गुणों की बात करते हैं कि प्रकाश के अंदर क्या प्रॉपर्टी इसकी रहती है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। बिल्कुल, प्रकाश जब चल रहा होगा एक स्थान से, स्रोत से, जहां से भी सूर्य से प्रकाश चलकर आएगा, तो अक्सर हमने देखा होगा कि ये हमारा सूर्य है और यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, ये चल के आ रही है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण चल के आ रही है उसको हम सीधा ऐसे बना देते हैं, तो ये आपकी प्रकाश की किरण कहलाती है। ये हमारी क्या है, किरण। और इसका जो पथ है ना वो कैसा है भाई, रेखीय है, रेखीय पथ, सीधी रेखा एक, जिसको हम बोल देते हैं ये क्या है, हमारी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा। इस तरीके से प्रकाश किसी भी वस्तु, सूर्य से बात करें, हमारे घरों में लाइट जो जल रही है वहां से जो प्रकाश चल के आ रहा है, वो सारी चीज वस्तुओं से जो प्रकाश चल के आ रहा है ना, वो एक सीधी रेखा के रूप में चलता है। ये बात याद रखना है। दूसरा याद रखना है आपको कि प्रकाश जो है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ये बात याद रखना है। देखो हम प्रकाश जिसको बोल देते हैं, उस प्रकाश के अंदर कई प्रकार की तरंगें होती हैं जिन्हें हम कह देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, EM भी जिनको बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दिया जाता है, जिसके अंदर हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें, बहुत सारी किरणें, रेडिएशन से मिलकर ये प्रकाश बनता है। तो हम इसे बोल देते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है हमारे पास। दूसरी बात करें, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात आपको याद रखना है। चाहे माध्यम हवा हो, निर्वात हो, सघन माध्यम हो, विरल माध्यम हो, ये बात भी हम आपसे करने वाले हैं। ऐसे किसी माध्यम की उसको आवश्यकता नहीं होती है कि किस माध्यम के अंदर ये चलने वाला है। दूसरी बात करें, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। भाई पारदर्शी माध्यम का मतलब, उस माध्यम को हम पारदर्शी इसीलिए बोल रहे हैं कि उसके अंदर से प्रकाश गुजर रहा है या उसके अंदर से वस्तु हमें दिखाई दे रही है, उसको हम पारदर्शी माध्यम कह देते हैं। जैसे हमारे पास कांच है, तो उस कांच के अंदर हमें दूसरी साइड यदि कोई वस्तु दिखाई दे रही है, पारदर्शी माध्यम है, तो ऐसे पारदर्शी माध्यम को प्रकाश क्या कर जाता है, पार कर जाता है, उससे गुजर सकता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। प्रकाश विभिन्न माध्यमों में अलग अलग गति से चलता है। तो भाई देखो विरल माध्यम यदि दे रखा है, देखो प्रकाश की चाल की बात करें, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, ये बात भी हमें याद रखना है। और प्रकाश की चाल भी हमें नॉर्मली यदि हमसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है, ये बात हमें याद रखना है। प्रकाश की स्पीड, चाल, ये होती है, इतनी स्पीड से चलता है प्रकाश हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से चलता है। या हम बात करें इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाता है, जिसे हम कहते हैं मीटर पर सेकंड में याद रखना हो हमें, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो ये स्पीड आपको याद रखनी है कि 1 सेकंड में प्रकाश कितना चल सकता है, 3 लाख किलोमीटर में चल सकता है, और मीटर में पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर चल सकता है। लेकिन ये प्रकाश की चाल इसकी अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है।
देखो कोई सघन माध्यम है तो उसके अंदर प्रकाश की चाल कम होगी, और यदि कोई विरल माध्यम है तो उसके अंदर प्रकाश की चाल अलग होगी। तो माध्यम जब बदलता है, जैसे माध्यम ठोस है, माध्यम द्रव है, माध्यम गैस है, ये अलग अलग कंडीशन होती, उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है भाई, अलग अलग होती है। ये बात हम आगे करेंगे आपसे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जिसकी हमने बात करी कि प्रकाश के अंदर दो मेन घटनाएं हमारे पास, एक प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का क्या, अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की यदि बात की जाए यहाँ पर, तो ये दो घटनाएं हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं, बहुत जबरदस्त घटना है। इसी से टॉपिक हमारा बनकर क्या हुआ है, एक तैयार हुआ है, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखो हम या तो प्रकाश बोले या प्रकाश की किरण बोलते, किसी चमकदार, ठीक है बात हो गई, या उस पर कोई पॉलिश हो रही है, उस सतह से टकराती है, तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई थी ना, उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है ना, उसे हम कह देते हैं प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। कैसे कह देते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, ये एक सरफेस है, माध्यम है हमारे पास, ये प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पर, ये प्रकाश की किरण आ रही है, और ये हमारा एक ऐसा माध्यम है, जैसे कि हमने ये ले लिया हमारे पास दर्पण, इधर हमने इसको पॉलिश कर दिया है, ये चिकनी सतह है, यानी ये है आपका एक दर्पण, ये दर्पण ले लिया है हमने। तो प्रकाश की किरण इस चिकनी सतह से टकराई, और इधर का माध्यम है हमारे पास क्या, मान लो हवा, हवा को हम बोलेंगे यहाँ पर कैसा माध्यम है हमारे पास, ये विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम। और इससे ये टकराई और टकरा कर उसी दिशा में लौट गई जिस दिशा से आ रही थी, मतलब हवा से प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकरा कर वापस लौट गई। तो ये आने वाली जो किरण थी ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, आपतित किरण। ये बात याद रखना है आपको, आपतित किरण, और ये कहलाती है आपकी क्या, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक अभिलंब यहां पर खींचते हैं, ये हमारा एक अभिलंब हमने खींच लिया है। अब क्या बात करते हैं हम यहाँ पर, तो देखते हैं, देखो ये हमने एक बना दिया क्या, अभिलंब, इसको हम कहते हैं अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। अब जो अभिलंब है हमारे पास और जो आपतित किरण है, इसके बीच में एक एंगल बनेगा, और जो अभिलंब है और जो परावर्तित किरण है हमारे पास, उसके बीच में भी एक एंगल बनेगा। तो इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, इसे हम कह देते हैं आई, और इसको नाम दे दिया जाता है आर। तो इसका नाम पड़ जाएगा कि ये कौन सा हो गया, हमारा आपतन कोण। आई को तो हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या है, ये आपका आपतन कोण, आपतन कोण, और इसे हम बोल देते हैं क्या, परावर्तन कोण, क्योंकि यहां से किरण क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, तो ये कहलाता है हमारे पास परावर्तन कोण, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हुई। तो देखो बात करते हैं क्या परिभाषा हमारी परावर्तन की थी, तो जब प्रकाश का किसी चमकदार या पॉलिश सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है ना, उसे तो हम कह देते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा बनता है देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हमें दे रखे हैं, उनकी हमें बात करनी है कि क्या है प्रकाश के परावर्तन के नियम हमारे पास। तो देखो बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था अभी आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, ये बात हमारी है। आपतन कोण मतलब आई, ये कोण का साइन ए आई, आपतन कोण बराबर होना चाहिए हमारे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण है हमारा आर। ये बात एक तो हमारे पास रूल की सबसे पहली होती है। परावर्तन का सबसे पहला नियम यही है कि आपतन कोण, क्योंकि जब प्रकाश की किरण इस सतह से दर्पण से टकरा रही होगी तो किसी ना किसी कोण पर तो टकराएगी, और टकराकर पॉलिश युक्त चमकदार है, इसलिए वो परावर्तित होकर वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में। तो उसके लिए कंडीशन है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, पहला पॉइंट हमारा ये हुआ। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण मतलब ये आने वाली हमारी, ये प्रकाश की किरण जो है ना, वो हमारी कौन सी हो गई, आपतित किरण, और ये किरण हो गई हमारे पास जाने वाली, जिसे हम बोल देते हैं परावर्तित किरण। और साथ में हमारा अभिलंब, याद रखना है, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये है इनका पॉइंट, तीनों एक ही जगह पर होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, इसे हम कह देते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ये प्रकाश के परावर्तन की घटना हमें व्यवहारिक जीवन में
बहुत जगह देखने को मिलती है। क्लियर बात, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास क्या, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण वाला अगला चैप्टर हमारे पास आ जाता है कि दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो दर्पण की यदि बात की जाए तो हमारे पास अभी भी हमने पढ़ा था, इस दर्पण को हमने पॉलिश कर दिया, इसकी सतह एक तरफ की चमकदार हो गई थी और एक तरफ से अपारदर्शी हो गई थी। ठीक है, तो टकरा के प्रकाश लौट के चला गया। तो बस वही है, कोई एक चिकनी सतह ले लेते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को हम क्या कर दें भाई, पॉलिश कर दें या उस पर कलई कर दें। कलई मतलब है उस पर पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश, उस पर पॉलिश कर दी जाए, या हम कहें कि लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो अब इस पूरे कंसेप्ट को हम बोल देते हैं कि भाई एक सिस्टम जो बन गया है हमारे पास, उसे हम दर्पण कह देते हैं। जैसे कि हमने एक माध्यम ले लिया और इस माध्यम का हमने इधर वाला हिस्सा क्या कर दिया भाई, पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश कर दिया, लाल ऑक्साइड जो भी हमने लिया है उससे हमने लेप कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो अब हम इसको बोल देते हैं क्या, दर्पण बोल दिया जाता है। ये हमारा एक दर्पण बन के क्या हो गया, तैयार। तो जब भी यदि हमसे इस तरीके से बोला जाए और हम ऐसे लाइन खींच के यदि उसको इस तरीके से पॉलिश कर दिया जाए तो हम उसका मतलब समझते हैं कि भाई ये क्या है, एक दर्पण है, ये क्या है आपका दर्पण। लेकिन ये जो दर्पण है ये है हमारे पास कौन सा दर्पण, एक समतल दर्पण। समतल दर्पण बिल्कुल समतल है, सीधा है, उसे हम बोल देते हैं क्या, समतल दर्पण। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो अब दर्पण को उसकी आकृति के आधार पर दो भागों में हमने बांट रखा है। एक तो हमारे पास क्या, समतल दर्पण हमने बना चुके हैं। ये है हमारा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है भाई, जैसे कि हमने दे रखा है एक गोला बना लेते हैं, ये हमने एक गोला बना दिया है, ये एक गोला बन गया। अब इस गोले के कर दो आप कितने भाग, दो भाग। ठीक है भाई, इस गोले के हम दो भाग कर देते हैं, ये हमने इसके दो भाग कर दिए। ठीक है, ये दोनों भागों को हम अलग अलग यहां से कर दिए, ये हुआ है हमारे पास। अब एक भाग इसका हमने कर दिया, तो ये बन गए दोनों हमारे पास क्या, गोली। अब इसका एक तो हमने बाहर वाला भाग पॉलिश कर दिया है, एक हम इसका बाहर वाला भाग पॉलिश कर देते हैं। जैसे इसका ए वाला भाग बाहर से पॉलिश किया है हमने, इसको एक को हमने कर दिया है अंदर से पॉलिश, एक को हमने अंदर से पॉलिश कर दिया है। तो ये याद रखना है, ये हमारे दो गोलीय दर्पण बन गए। तो मतलब हम बात करें, गोलीय दर्पण भी हमारे पास दो प्रकार का है, एक अवतल गोलीय दर्पण और एक उत्तल गोलीय दर्पण। हमारे पास दो भाग इसके बन जाते हैं। तो इसकी बात करें हमारे पास, जिसकी हमने बाहर पॉलिश की है, तो ये तो बन गया हमारे पास कौन सा, अवतल, जिसकी बाहर की सतह हमने पॉलिश की है, अवतल गोलीय दर्पण हमारे पास, ये बन गया अवतल गोलीय दर्पण। और ये बन गया हमारे पास क्या, उत्तल गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो इस तरीके से दर्पणों के हमारे पास दो प्रकार हो गए, एक तो समतल दर्पण हो गया हमारे पास और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी हमारे पास दो प्रकार हैं, एक हमारे पास उत्तल गोलीय दर्पण और एक हमारे पास अवतल गोलीय दर्पण। ये बात क्लियर हुई है हमारी। चलो आगे चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल हम इसको पढ़ चुके हैं। जैसे कि देखो, गोलीय दर्पण, यदि किसी कांच के खोखले गोले को ले लिया जाए, इसको काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए या कोई लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए, तो प्राप्त दर्पण हमारा क्या कहलाता है भाई, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब ये गोलीय दर्पण हमारे पास दो प्रकार के हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, इसका अंदर की ओर दबा हुआ होता है और एक बाहर की ओर उठा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ होता है। अब दूसरे में देखो, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है, मतलब बाहर है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, उत्तल गोलीय दर्पण। इसकी पॉलिश हमने कहां कर दी है भाई, बाहर से कर दी है, तो ये कहलाएगा हमारा कैसा, अवतल गोलीय दर्पण। याद रखना है, अवतल और उत्तल का निर्माण तभी होगा जब हम उसकी कौन सी परावर्तक पृष्ठ को पॉलिश कर रहे हैं, उस आधार पर अवतल और उत्तल का निर्माण होता है।
वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है हमारे पास। और उत्तल की बात करें तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, उत्तल दर्पण। इस आधार पर गोलीय दर्पण हमारे पास दो प्रकार के हो गए, एक अवतल गोलीय दर्पण और एक उत्तल गोलीय दर्पण। क्लियर? देखते हैं आगे अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड के अंदर गोलीय दर्पण से कुछ परिभाषाएं हमारे सामने आ जाती हैं, और ये परिभाषाएं हमारे एग्जाम में बहुत हमसे क्या है पूछी जाती हैं, और इनकी यदि बात की जाए तो वन बाई वन हम इनको बात करते हैं कि ये क्या परिभाषाएं हमारी, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमसे पूछ ली जाती है दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण क्या है, या तो गोलीय होगा दर्पण या तो समतल होगा, तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में चाहे तो आप अवतल ले लो और चाहे तो आप क्या ले लो, उत्तल ले लो, कोई सा भी ले लो। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे कि हमने बात की, ये एक दर्पण ले लिया, अब आप चाहो तो इसको बाहर की तरफ से पॉलिश कर दो, चाहे इसको अंदर की तरफ से पॉलिश कर दो आप, इस तरीके से ये हमने पॉलिश कर दिया। तो इसका जो मध्य बिंदु है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट कहलाएगा, ये इसका ध्रुव कहलाएगा भाई, याद रखना है, इसे इसका ध्रुव कहते हैं। ये है हमारा दर्पण का क्या, ध्रुव। और इस ध्रुव को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। P4 पोल बोलते हैं ध्रुव को। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये बात हमारी क्लियर हुई है। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, दर्पण का ध्रुव क्लियर हुआ, अब आ जाता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र। अब हम बात करें कि इसको यदि मैं देखो आगे बढ़ा दूं तो एक गोला बन जाएगा, ये गोला बन गया, और ये इसका क्या कहलाएगा भाई, ये केंद्र बिंदु कहलाएगा। बाकी के को हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ये इसका केंद्र बिंदु कहलाएगा हमारे पास, ये हो गया। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। ये है हमारे पास क्या है, इसका वक्रता केंद्र। ये बात क्लियर है, ये परिभाषा कि हमारे पास गोलीय दर्पण ले लिया हमने, और गोलीय दर्पण का एक पूरा गोला बनाओ, पूरा गोला यदि उसको हम बनाएं तो उसका जो केंद्र बिंदु आएगा उसे हम कह लेंगे उसकी वक्रता केंद्र बोल दिया जाएगा उसका। इसको प्रदर्शित करते हैं हम काय से, C से। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारे पास वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये हमारे पास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। ये परिभाषाएं हमसे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं हमसे। तो नेक्स्ट बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, अब भाई उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये हमारे पास दर्पण है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी, कहीं पे भी माप लो आप, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारे पास ये कहलाती है इसकी क्या, त्रिज्या। इसको हम बोल देते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पर, और यहाँ पर नाम दिया जाएगा इसका क्या, वक्रता त्रिज्या। याद रखना है वक्रता त्रिज्या, ये वही है जैसे कि ये हमारे पास ये गोला है, ये इसका केंद्र बिंदु है, केंद्र से परिधि तक की दूरी मैथ में हम पढ़ते हैं क्या कहलाती है हमारे पास, रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। बस बाकी का भाग हमने क्या कर दिया भाई, इसका अलग कर दिया, ये गोला बन गया हमारे पास। तो इसके केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी, और ये भी रेडियस कहलाएगी, ये भी रेडियस कहलाएगी, ये भी रेडियस, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी जहां जहां होगी वहां के अंदर बहुत सारी हमारी क्या बन जाएंगी, रेडियस। फिलहाल हम त्रिज्या की बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की बात करते हैं, मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है और जो वक्रता केंद्र C है हमारे पास, उनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम गोलीय दर्पण का क्या कह देते हैं, मुख्य अक्ष कह देते हैं। जैसे कि बात करें हम, ये रहा हमारा, ये तो रहा हमारा ध्रुव गोलीय दर्पण, और ये रही हमारी वक्रता त्रिज्या। इनको मिलाने वाला जो लाइन होती है हमारे पास उसे हम इसका बोल देते हैं क्या, मुख्य अक्ष। याद रखना है, ये हमारा कहलाएगा मुख्य अक्ष। भाई मुख्य अक्ष क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को हम किस नाम से जानते हैं भाई, बोलो, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दर्पण का द्वारक।
तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, अब गोलीय दर्पण है हमारे पास, उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, उसका व्यास क्या होगा भाई, हम पढ़ चुके हैं। व्यास को ही हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर द्वारक कह देते हैं। जैसे ये हमारे पास गोलीय दर्पण है, तो ये इसका द्वारक कहलाएगा, इसे हम इसका क्या बोल देंगे भाई, द्वारक बोला जाएगा। इसका जो व्यास होगा, पर्दी से पर्दी तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, व्यास, या हम बोले तो त्रिज्या का डबल क्या होता है, दुगना क्या होता है, हमारा व्यास होता है। तो इस तरीके से हमारी ये परिभाषा है, हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में आ जाती है हमारे पास फिर मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस, ये बात भी आपको याद रखना है। देखो गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, देखो गोलीय दर्पण हम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ये है हमारा एक गोलीय दर्पण, और इसको हमने क्या कर दिया, इधर से पॉलिश कर दिया बाहर की तरफ से, ये इसका क्या है भाई, ध्रुव है, और ये है इसकी क्या, मुख्य अक्ष, ये गई इधर, और यहाँ कहीं है इसका क्या, वक्रता केंद्र, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं सी से, और ये है इसका ध्रुव पी, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब बात बनती है इसकी यहाँ से कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को लेकर आओ, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आ रही है, ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर क्या हो रही हैं, आ रही हैं। तो आने के बाद इनका क्या होगा भाई, परावर्तन होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं भाई, अब किस बिंदु पर मिलेंगी भाई, इनका परावर्तन होगा, यहाँ से ये यहाँ से ऐसे निकल गई, और ये प्रकाश की किरण भी ऐसे यहाँ से मिल गई। तो ये जिस बिंदु पर मिली है, यहाँ पर ये जो बिंदु पर मिली है ना, इसी बिंदु को हम बोल देते हैं इसका क्या, मुख्य फोकस कह देते हैं, और इस मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये कहलाता है हमारा इसका मुख्य फोकस, ये रहा, या इसको हम नॉर्मली फोकस भी कह देते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि गोलीय दर्पण के जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उससे परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मिलती हैं, जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें मिलती हैं, उस बिंदु को हम इसका मुख्य फोकस कह देते हैं। ये बात याद रखनी है आपको। अब आ जाता है फोकस दूरी, बड़ी आसान है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। अब भाई ये क्या बचा हमारे पास, ये ही है हमारे पास, देखो ये तो ध्रुव है हमारे पास, और ध्रुव से लेकर जो वक्रता केंद्र तक की हमारी दूरी है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, सॉरी देखो ध्रुव और ये हमारा मुख्य फोकस है, यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम कह देते हैं क्या, इसकी फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा हमारी क्लियर हुई। बाकी का आता है फिर फोकस तल, क्या वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। भाई यही तो फोकस तल है भाई, ये इसके लंबवत होगा, यही फोकस तल है इसके अंदर। तो ये हमारी परिभाषा है, और एग्जाम में हमसे बहुत अच्छे लेवल से ये परिभाषाओं को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। हर एक परिभाषा पर एक क्वेश्चन बनता है, जो कि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है भाई, याद रखना है इसको, आप क्वेश्चनों को, परिभाषाओं को। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे आ जाती है फिर हमारे पास प्रकाश की किरण, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं आपसे। प्रकाश किरण हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा गमन करती है, और समूह को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज कह देते हैं। अब बात करते हैं ये कितने तरीके की होती है। देखो एक होती है अविषारी प्रकाश पुंज भाई, तो प्रकाश की किरण हमने पढ़ी, तो प्रकाश क्या है भाई, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, और यही फोटोन जब चलते हैं तो बन जाती है एक प्रकाश की किरण या प्रकाश पुंज बन जाता है। अब ये प्रकाश पुंज हमारा 3 तरीके का है, एक अविषारी प्रकाश पुंज, एक अपसारी प्रकाश पुंज, और एक होता है हमारे पास समांतर प्रकाश पुंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अविषारी। अविषारी में क्या होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, कोई भी प्रकाश की किरण है और एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। और अपसारी में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखो ये कंडीशन हमारे पास बन रही है कि मान लो ये है एक कंडीशन, ये प्रकाश की किरणें हमारी आ रही है, ये प्रकाश की किरणें हमारी आ रही है, और आकर ये एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। या फिर हम बात करें कि कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से जा रही है, इस तरीके से इस बिंदु से जा रही है, ये कंडीशन बनने वाली है। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं भाई,
इस तरीके से समांतर होती है। तो ये तीन तरीके की प्रकाश किरण हमारी बन जाती हैं, एक अभिसारी है, एक अपसारी है, एक समांतर है। तो इसमें से ये तो हो गया हमारे पास कौन सा, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, इसको हम समांतर प्रकाश पुंज कह देते हैं। और जहां पर क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरणें, समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये बन जाता है हमारा कौन सा, अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। और इसको हम बोल देते हैं क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज ये है हमारा। तो भाई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आ रही हैं या एक बिंदु पर पहुंच रही हैं या समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं, उस आधार पर हमारी जो प्रकाश की किरण है या इसको हम पुंज बोल रहे हैं, वो हमारा तीन तरीके का होता है, एक अभिसारी प्रकाश, अपसारी प्रकाश और एक समांतर प्रकाश। क्लियर बात। आगे चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड के अंदर हमसे पूछा जाता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। भाई अब कहानी हमारी यहाँ से शुरू होती है। हमने दर्पण क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास दर्पण से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हमारे पास बनती हैं, उन सारी परिभाषाओं को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं हम इसके अंदर। आगे देखा जाए तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। जैसे ही कोई प्रकाश की किरणें जो है हमारे पास किसी वस्तु से चल के आ रही है और दर्पण से जैसे ही वो टकराएंगी तो परावर्तित होकर फिर वो हमारी आंखों पर पड़ती है, जैसे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। भाई यही हमने पढ़ा था कि वस्तु हमें कब दिखाई देगी, कि जब प्रकाश उस वस्तु से टकराए, टकराकर वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा और आंखों तक पहुंचकर फिर हमें वो वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। इस वस्तु की आकृति ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। अब हमारी आंखों में इस वस्तु की जो इमेज बन रही है, जो आकृति बन रही है, जो संरचना बन रही है, वही वस्तु का क्या है भाई, प्रतिबिंब है। या फिर बात करें हम, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब वहां पर काय का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दो अलग कंडीशन है, या तो वो मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये दो अलग अलग कंडीशन है। तो फिर वहां पर काय का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास दो गोलीय दर्पण है, एक हमारे पास अवतल गोलीय दर्पण है और एक हमारे पास है कौन सा, उत्तल गोलीय दर्पण। उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। इसी आधार पर प्रतिबिंब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक को बोल देते हैं हम आभासी प्रतिबिंब और एक को हम बोल देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो दो तरीके के प्रतिबिंबों का निर्माण हमारे पास यहाँ पर होने वाला है, आभासी प्रतिबिंब और एक बनता है हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये क्या है आभासी प्रतिबिंब, क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इतना क्वेश्चन हमें याद रखना है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। आगे चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में आता है, देखो हमारे पास अंतर आ जाता है, देखो इसी वास्तविक प्रतिबिंब और इसी आभासी प्रतिबिंब के अंदर। तो देखो बात करते हैं इस वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के अंदर क्या घटनाएं हमारी घटने को होती है। प्रतिबिंब हमें पता चल गया है कि देखो जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराएंगी, टकराकर हमारी आंखों तक जब आएंगी तो आंखों में जो आकृति हमारी बनने वाली है उसी को हम बोल देते हैं क्या, प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब दो तरीके का हो सकता है, एक हमारे पास कैसा हो सकता है, आभासी, और एक हमारे पास हो सकता है कैसा, वास्तविक। तो दो तरीके के प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम अंतर की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो भाई देखो बात करते हैं, भाई तो सभी लोग अच्छे से क्वेश्चनों को रीड कीजिए और जो कुछ समझाया जा रहा है उस पर विशेष ध्यान देकर उन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, या साथ में आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अपने नोट्स बनाते चलो। अपने हैंड राइटिंग के जो नोट्स होते हैं आपके लिए सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, किसी दूसरे के हाथों के द्वारा बनाए गए नोट्स आपके लिए बेस्ट नहीं होते हैं। क्यों, आपने जो लिखा है, किस पेज पर लिखा है, कहाँ लिखा है, कब लिखा है, वो आपके दिमाग में लिखते समय बहुत कुछ होता है, वो आपको याद रहता है। तो अपने हाथों से अपने नोट्स तैयार कीजिए। बात करते हैं देखो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के अंदर। देखो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक ही बिंदु पर मिलती हैं। देखो जब प्रकाश का या तो परावर्तन होगा या प्रकाश का अपवर्तन होगा,
तो यदि वो एक बिंदु पर मिल रही हैं परावर्तन के बाद या फिर अपवर्तन के बाद, तो जिस बिंदु पर मिलती है ना तो वस्तु का बनेगा कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आपको याद रखना है कि ये सदैव सदा उल्टे बनेंगे भाई, सीधे नहीं बनेंगे। तो हमारी आंख के अंदर, हमारी आंख के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आंख के अंदर, हमारी इस ब्रेन के अंदर आई बॉल जो है ना, उस आंख के अंदर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन हमारा ब्रेन उसको क्या समझता है भाई, सीधा महसूस करता है। तो हमारी जो भी वस्तु हम सामने देखते हैं, आंख तक उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। और जैसे ही वो वहां से हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो उसको ब्रेन में लेके जाती है, फिर ब्रेन उनको सीधा महसूस कर देता है। तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। दूसरी बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये दर्पण से कहां बनता है भाई, आगे बनता है। अब आभासी की बात करते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, देखो परावर्तन या अपवर्तन के बाद बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिल नहीं रही हैं, आभासी किरणें हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रही हैं। तब जाके वहां पर निर्माण होता है किसका, आभासी प्रतिबिंब का। और ये सदैव कैसे बनेंगे, सीधे। इन्हें पर्दे पर प्राप्त करेंगे। और दर्पण के कहां बनेंगे, पीछे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके बार बार पूछा जाता है ओटीओ में। वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, आगे दर्पण, और आभासी प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर बात, ये क्वेश्चन भी हमसे बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड के अंदर कुछ नियम हमारे पास आ जाते हैं कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हमारे नियमों की यदि बात की जाए, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला नियम, दूसरा नियम, तीन नियम, मतलब 3 नियम हमें इसके अंदर याद रखने हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट हमें दे रखा है। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले प्रथम नियम के अंदर फर्स्ट लॉ हमें दे रखा है। देखो, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। मान लो कोई दर्पण हमें दे रखा है, ये दर्पण हमें दे रखा है, और हमने इसको बाहर से पॉलिश कर दिया है, इस तरीके से हमने प्रकाश कर दिया। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब क्या बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। अब मुख्य अक्ष के समांतर कौन सी चलेंगी प्रकाश की किरणें, ये चल रही है प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, इस तरीके से। अब इनका होगा परावर्तन। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इनका जैसे ही परावर्तन होगा, यहाँ से ये टकराएंगी, यहाँ से टकराएंगी, तो ये प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी। यहाँ पर होगा इनका परावर्तन, तो ये कहलाता है इनका क्या, मुख्य फोकस। इसको हम बोल देते हैं इसका मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के अंदर या मुख्य फोकस से कैसी होंगी, देखो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी किसके अंदर, उत्तल के अंदर। तो अलग अलग परिभाषाएं, यदि परिभाषा आपको अवतल के अंदर पूछी जाए तो क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और यहाँ पर उत्तल में यदि आपसे पूछी जाए तो वहां पर क्या होती है, जो आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर, ये परिभाषा बनी। दूसरे नियम क्या कहता है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के कहां हो जाती है भाई, समांतर हो जाती है। देखो, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, मान लो ये कोई दर्पण हमें दे रखा है, इसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और ये हमारे पास क्या है, इसका मुख्य फोकस है। अब यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है दर्पण पर ऐसे, तो दर्पण से होगा इसका परावर्तन। ऐसे प्रकाश की किरण आई दर्पण पर और ये हुआ इसका परावर्तन, तो इसका क्या हो गया, देखो जो मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण आई वो मुख्य अक्ष के क्या हो गई भाई, समांतर प्रकाश हो गई। ये वाला दूसरा नियम है हमारे पास। तीसरे के अंदर बात करते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब दर्पण का वक्रता केंद्र कहां होगा हमारे पास, ये रहा दर्पण हमारे पास, और इसको हमने इधर से कर दिया क्या, पॉलिश, और ये इसका मुख्य अक्ष, ये है हमारे पास इसका वक्रता केंद्र सी। अब क्या हुआ कि अब प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से जाने वाली है तो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये इसका वक्रता केंद्र है। ये प्रकाश की किरण आई इधर से और वापस लौट गई इसी रास्ते से। ये बात भी आपको याद रखना है, वापस लौट गई इसी रास्ते से, ये हुआ हमारे पास। तो यदि प्रकाश की किरण हमारी वक्रता केंद्र से अवतल दर्पण पर या उत्तल दर्पण पर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये 3 नियम हमारे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बनते हैं, तो आपको ये बात याद
रखनी है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे कुछ उपयोग हमसे पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग हमसे पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन खाली स्थान जोड़ी कहीं पे भी कहीं ना कहीं हमसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग देखो दाढ़ी बनाने में। सबसे पहले तो हम बात करें अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। फोकस दूरी ज्यादा होती है, बड़े द्वारक होते हैं इनके। छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरण परावर्तित करके डॉक्टर इनका उपयोग करने वाला है। किसके लिए? आंख के लिए, दांत के लिए, नाक के लिए, गले के लिए। मतलब ईएनटी वाला डॉक्टर हमारा इसका उपयोग करता है। ईएनटी वाला डॉक्टर भाई, ईएनटी, ईयर, नोज, टंग, ये जैसी चीजें हैं जिनको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो डॉक्टर को आसानी से इनको देख सकते हैं। दूसरी बात करें, 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा आता है अवतल दर्पण का उपयोग देखिए टेबल लैंपों में, सड़कों पर, रोडों पर किया जाता है, जिससे थोड़े से स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। ये काम इसका किया जाता है, किसका? अवतल दर्पण का। दूसरा है चौथा पॉइंट, मोटर कारों में, रेल के इंजनों में, स्टीमरों में, सर्चलाइट में, उन लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में भी अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? उपयोग। तो बहुत सारे उपयोग हैं, आपको ये बात याद रखनी है, आसान से क्वेश्चन है जिनका। ऐसे याद है हमारे पास उत्तल दर्पण के उपयोग। देखो बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है? देखो ये स्कूटर में, मोटर कारों में, आदि वाहनों में साइड मिरर के रूप में, देखो पीछे की वस्तु को देखने के लिए सीधी सीधी बात उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पीछे कौन वाहन आ रहा है तो ड्राइवर को अपना पीछे का हिस्सा यदि देखना है तो वो वहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग करेगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। पीछे से आ रही किसी भी वाहन को वो उत्तल दर्पण के अंदर व्यक्ति, जो ड्राइवर वहां पर बैठा हुआ है, वो आसानी से उसको देख लेता है। तो साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा बनता है कि जिससे पीछे की ओर काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट बनता है, और दूसरा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग पीछे के हिस्से को देखने में किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, उत्तल दर्पण का उपयोग गली में, बाजारों में लगी हुई जो लैंप है हमारे पास, उनकी जो परावर्तक पृष्ठ होती है वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश क्या होता है, अपसारीकरण पुंज के रूप में गली और सड़क के काफी क्षेत्र तक क्या हो जाता है, फैल जाता है। और अपसारीकरण पुंज हम पढ़ चुके हैं कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो फैलेंगी, ठीक है। तो ये थे हमारे उत्तल दर्पण के उपयोग। आगे बात करते हैं हम समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण हमारे घरों में देखा होगा हमने, ड्रेसिंग टेबल के रूप में भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं। मुंह देखने में अपना सुबह शाम जो भी है हम दर्पण के सामने, अपनी बालों में जो कंघी कर रहे हैं, चेहरे पर जो भी हम कुछ क्रीम जो भी हम लगा रहे हैं वहां पर इसका उपयोग किया जा रहा है। दूसरा है सोलर कुकर के अंदर भी इसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो आसान से समतल दर्पण के उपयोग हमें दे रखे हैं। क्या? ड्रेसिंग टेबल में, मुंह देखने के लिए भी हम उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में भी हम इसका उपयोग करते हैं, घड़ी वगैरह और भी बहुत सारी चीजों में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है इनके उपयोग। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त युक्ति का प्रकार बताइए। बड़ा आसान सा दे रखा है, देखो किसी गाड़ी की हेडलाइट, कार की हेडलाइट, ये कार है, कार, किसी कार की हेडलाइट, यहाँ पे लेके लेते हैं कार, कार की हेडलाइट जो होती है ना, वहां पर हम उपयोग करते हैं क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का वहां पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसी वाहन का साइड मिरर, साइड मिरर की हम बात कर चुके हैं, वहां पर उपयोग करते हैं हम किसका, उत्तल दर्पण का। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। और सौर भट्टी की यदि हम बात करें तो सौर भट्टी के अंदर भी हम किसका उपयोग करते हैं भाई, अवतल का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी हमसे इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। आगे क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। देखो 14वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि वाहनों में हम उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण, इसी को बोलते हैं साइड मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में वरीयता देते हैं। क्यों? कि मतलब पूछा जा रहा है कि हम पीछे के वाहनों को देखने के लिए हम साइड मिरर का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसके पीछे वजह है, क्या वजह है? देखो सबसे पहले यदि बात करें कि सबसे पहले तो इससे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बना रहा है ये? सीधा प्रतिबिंब बना रहा है और छोटा बना रहा है, जिससे आसानी से हम छोटे दर्पण के अंदर इसको प्रतिबिंब को क्या कर सके, देख सके। और पीछे का दृश्य पूरा का पूरा ड्राइवर को दिखाई दे रहा है,
पीछे का जो भी दृश्य है पूरा दिखाई दे रहा है, मतलब इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है, रेंज जो होती है इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारे पास, अभी तो हमने पढ़ा था परावर्तन, अब हमारी यहाँ से घटना बन जाती है किसकी, अपवर्तन की। तो अभी तक हमारे परावर्तन से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे हमने उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया। अब हमारी यहाँ से कहानी शुरू होती है किसकी, अपवर्तन वाली, यानी अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम भी हमें पढ़ने हैं। देखो अपवर्तन की घटना के अंदर क्या होने वाला है, अपवर्तन में वह प्रक्रिया है जिसमें जो प्रकाश की किरण हमारे पास होगी वो पहली बात तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, दूसरे माध्यम में जाएगी, प्रवेश करेगी। लेकिन जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही होगी तो अपना जो मार्ग होगा, रास्ता जो होगा, उस रास्ते से वो भटकेगी, विचलित होगी, मुड़ेगी। ये कोई भी शब्द आपको लिए बोल दिया जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे देखो हम यहाँ समझते हैं, ये कोई दर्पण है हमारे पास, इस दर्पण को हमने क्या कर दिया, इधर से पॉलिश कर दिया है, ये पॉलिश कर दिया, और ये प्रकाश की किरण यहाँ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अब ये पहला माध्यम है हमारे पास, ये कोई दूसरा माध्यम है, मान लो या तो सघन है या विरल है, जो भी कंडीशन है वहां पर बात करेंगे। ये हमारे पास अभिलंब दे रखा है। तो वैसे तो देखा जाए तो प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए था भाई, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश की किरण सीधी ना जाकर या तो ये प्रकाश की किरण इधर मुड़ेगी या फिर ये प्रकाश की किरण इधर मुड़ेगी, या तो अवलंब की ओर झुकेगी या फिर अवलंब से दूर हटेगी। ये दो घटनाएं यहाँ पर बनने वाली हैं। तो इन दोनों घटनाओं को हम बोल देते हैं कि प्रकाश की किरण अपने मार्ग से, रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ये बात आपको याद रखना है भाई। क्यों, क्योंकि देखो मान लो ये हवा है, मान लो तो हवा में प्रकाश की चाल अलग होगी, और ये माध्यम कैसा है आपका, कांच है, जो कि सघन माध्यम है, यहाँ पर प्रकाश की चाल अलग होगी। तो अपवर्तन वाली घटना के अंदर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से, अपने रास्ते से क्या हो जाती है भाई, विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, या तो अवलंब की ओर झुकेगी या फिर अवलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। ये घटना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर बात, आगे बात करते हैं। अब अपवर्तन के हमारे पास बनते हैं नियम। इन नियमों को हमें क्या रखना है भाई, याद रखना है। देखो कैसे बनते हैं, क्या नियम है हमारे पास, कि ये दे रखा है हमें एक माध्यम, ये हमारे पास, अब देखो प्रकाश की किरण को इसमें प्रवेश करना है तो हम इसको लेंगे कांच, ये कांच माध्यम ले लिया है, और ये इसका क्या है भाई, अविलंब है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है, ये है प्रकाश की किरण इस तरीके से। वैसे प्रकाश की किरण को क्या है भाई, सीधा जाना चाहिए। प्रकाश की किरण सीधी ना जाकर अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये इधर झुकेगी या फिर ये इधर जाएगी। दोनों ही घटनाएं यहाँ पर देखने को हमें मिल सकती है। तो ये किरण कहलाएगी हमारे पास कौन सी, जिसको हम रेड कलर से शो करते हैं, ये है हमारी आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हैं दोनों की दोनों किरणें हमें जिन्हें बोलेंगे हम क्या, अपवर्तित किरण। यहाँ पर परावर्तित नहीं बोलेंगे, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये हमारी अपवर्तित किरण कहलाती है। और ये हम जानते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, अविलंब। ये हमारा अविलंब कहलाता है, ये अविलंब। अब यहाँ पर भी हमारे पास से एक कहानी बनती है कि ये हमारे पास जो है ना, आने वाली किरण आपतित किरण, और ये हमारा अविलंब, यहाँ पर भी एक कोण बनता है जिसे हम क्या कह देते हैं भाई, आपतन कोण कह देते हैं। ठीक है, अवलंब के और इसके बीच में। और दूसरी कहानी पर हमारी यहाँ भी बनती है, एक कोण हमारे पास ये भी बनता है अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, आर, आपतन कोण, और इसको बोल देते हैं अपवर्तन कोण। इसको हम जानते ही हैं, यहाँ पे इसको नाम दे दिया जाता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से इसका एक डायग्राम बनता है, एग्जाम में हमसे बनवा के पूछा भी जाता है। तो बात करते हैं, देखो अपवर्तन के नियम क्या है, कि सबसे पहले तो आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, ये एक ही तल में होने चाहिए। ये तो हमने जब परावर्तन पढ़ा था वहां पर भी नियम पढ़ा था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अलग से भी क्वेश्चन इस पर बन जाता है हमारे पास। क्या होता है देखो, बात करते हैं। देखो अभी कि एक ही रंग के प्रकाश की किरण है। देखो भाई, एक बात याद रखना है कि जब हम एक घटनाएं, ये एक्सपेरिमेंट जब भी हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, तो वहां पर एक ही रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। बार बार बदल बदल के नहीं करना है, क्योंकि टाइम पास नहीं करना है, हमें किसी एक्सपेरिमेंट को करना है। तो जब हम कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से परावर्तन की घटना जब हम कर रहे हो, तो वहां पर एक ही रंग की प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर पड़ती हैं। तो सीमा पृष्ठ जी है हमारे पास, जो हमने कांच ले लिया, तो आपतन कोण जिसको हमने आई बोला है, उस आपतन कोण की ज्या जिसे हम साइन आई बोलते हैं, भाई याद रखना है। अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम साइन आर कहते हैं, यहां से बनेगा हमारा क्या, साइन आई, साइन आई, और यहां से बनेगा हमारे पास क्या, साइन आर। इनको ज्या कहते हैं। इनके बीच में एक निश्चित अनुपात या नियतांक होता है जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर होता है हमारे पास क्या, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। और ये हमारा यहाँ पर कहलाता है म्यू। म्यू को हम बोल देते हैं, ये है हमारे पास अपवर्तनांक। बड़ी अच्छी परिभाषा यहाँ पर बनने वाली है हमारे पास, अपवर्तनांक। ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर बन के तैयार हो जाती है। और आगे चल के इसी सेकंड नियम को, किसका, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसी को हम आगे चल के बोलेंगे, किस नाम से जानेंगे हम इसको, स्नेल का नियम कहेंगे भाई, स्नेल का नियम। ये याद रखना है, ये वाली बात आगे हमें मिलेगा। क्लियर। तो सबसे अच्छे से आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है, अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए, क्या कंसेप्ट थे, अच्छे से आपको इनको लर्न करना है और याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है देखो हमारे पास यही स्नेल का नियम, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है आपसे, इसकी बात की जाती है आपसे। देखते हैं सबसे पहले क्या बोला है। अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन के माध्यम में प्रकाश की चाल का क्या संबंध है, ये हम पढ़ेंगे आगे भाई। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है ना परिभाषा आपको दे रखी है, ये चाल का संबंध हमसे है, लेकिन परिभाषा आपकी यहीं से निकलेगी। सॉरी, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ये आपको नीचे हमें अलग से दे रखे हैं, या इसी को हम अपवर्तनांक भी बोल देते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक भी हमारा अलग अलग प्रकार का है। देखो आगे क्वेश्चन है निरपेक्ष, सापेक्ष, तो यहीं से हमारी ये म्यू हमने जो बोला था ना, इसी को ही तो हम बोल रहे हैं कि अपवर्तनांक। तो हमने हाईलाइट नहीं किए हुए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये है एक क्वेश्चन। अथवा मैं आपसे पूछ लिया जाता है कि संबंध बताइए भाई, ये बात भी आपको याद रखना है। देखो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की उस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। तो इसी को ही तो हम बोलते हैं क्या, म्यू बराबर, देखो देखो क्या बोलते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल नीचे आएगा आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और यहां आ जाएगा ऊपर आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के ही अनुपात को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं भाई, स्नेल का नियम भी बोल दिया जाता है। और वो भी हमने पढ़ा है। देखो स्नेल का नियम हम पीछे पहले आगे पढ़ चुके थे। और स्नेल का नियम म्यू बराबर हमारे पास क्या होता है, आपको ये लिखना है, साइन आई बटे साइन आर। ये जरूर लिखना है हमें, इनके अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, स्नेल का नियम। ये कि पहले माध्यम की ज्या हमारे पास और दूसरे माध्यम, क्योंकि पहला माध्यम क्या था भाई हमारे पास, जैसे कि हम पीछे बात करते हैं पिछले क्वेश्चन में यदि देखें हम, तो ये हमारे पास था इसका पहला माध्यम, फर्स्ट माध्यम, और ये था हमारे पास सेकंड माध्यम इसका। तो पहले माध्यम में कौन सी है, साइन आई, दूसरे माध्यम में क्या है, साइन आर। तो देखो अपवर्तन की घटना में ये तय है कि प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही चाहिए, तभी जाके हमारे पास यहाँ पे अपवर्तन की घटना होगी। अब बन जाता है हमारे पास निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम वायु या निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं, तब इसे हम क्या कह देते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, वायु या फिर निर्वात के। तो ये बात याद रखना है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। लेकिन बात करें हम सापेक्ष अपवर्तनांक की, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है, बिल्कुल, तब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक
प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे 1μ2 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1μ2 बराबर क्या होता है, इसको n मान लो तो n2/n1 लिखेंगे हम इसको। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब होता है कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसे हम बोल देते हैं क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक। परिभाषाएं आपको याद रखनी है, एग्जाम में हमसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में फिर हमारे पास आ जाते हैं क्या, लेंस। देखो लेंस भी एक परावर्तक पृष्ठ है हमारे पास, इनसे भी प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन भी इनसे होता है। इनसे भी प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी बनेंगे या वास्तविक बनेंगे, ये सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो लेंस की बात करें कि लेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो दो गोलीय सतहों से घिरी एक पारदर्शी माध्यम से बने वही प्रकाशिक युक्ति है। यहाँ पर युक्ति क्या कहलाती है हमारी, यहाँ पर लेंस कहलाती है। लेंस कितने तरीके के हैं हमारे पास, दो तरीके के, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। ठीक है, अब अवतल क्या है भाई, तो ये बात आपको याद रखना है। ये हमारे पास एक अवतल लेंस है और ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है। उत्तल मतलब उठा हुआ, किनारों पर ये पतला होता है, बीच में मोटा होता है। लेकिन हम यदि अवतल की बात करें तो अवतल किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला। ये बात आपको याद रखनी है। ये दो डायग्राम हमें बना के दे रखे। ये तो हमारे पास कहलाता है कौन सा, अवतल लेंस, और ये कहलाता है हमारे पास क्या, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ये दो आपको याद रखने हैं। तो परिभाषा अगला क्वेश्चन बन जाता है, द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं। देखो वह प्रकाशिक लेंस जिनमें दोनों सतहें उत्तल होती हैं, द्विउत्तल लेंस कहलाता है। भाई दोनों सतह उत्तल हैं तो इसी को हम द्विउत्तल नाम भी दे देते हैं। अब बनता है अविषारी लेंस किसे कहते हैं। देखो अब लेंसों का काम है अपना अलग अलग, काम के आधार पर इनके नाम भी अलग अलग पड़ जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि वे प्रकाशिक लेंस जो आपतित समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारित कर देते हैं, अभिसारी लेंस कहलाता है। अभिसारित कर देते हैं मतलब प्रकाश की किरणें बहुत सारी आ रही हैं, उनको एक ही जगह पर क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, हम उन्हें क्या कह देते हैं, उत्तल लेंस। अपसारी किसे कहते हैं, जब प्रकाश जो आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या कर देते हैं भाई, ये फैला देते हैं, फैला देंगे तो हम उसे नाम दे देते हैं क्या, अपसारी लेंस। इनमें से एक काम अवतल का होता है और एक काम उत्तल का होता है। तो उत्तल लेंस को ही हम क्या कह देते हैं, अपसारी लेंस, और अवतल लेंस को हम क्या नाम दे देते हैं यहाँ पर, अपसारी लेंस, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को या तो फैलाएंगे या फिर प्रकाश की किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। तो अपसारी और अपसारी कोई अलग दो कंडीशन है नहीं है, ये लेंस की वो कंडीशन है कि या तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाएगा या फिर प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, ये एक जगह पर इकट्ठा करेगा। ऐसे अंतर भी फिर हमसे पूछ लिया जाता है कि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। यह लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होगा, वो तो है हमारे पास कौन सा, उत्तल लेंस। और अपसारी में क्या है कि यह लेंस किनारों पर मोटा होगा और बीच में कैसा होगा, पतला, वो हमारे पास क्या है, उत्तल लेंस। हम पढ़ चुके हैं। दूसरा बनता है देखो हमारे पास आवर्धन किसे कहते हैं। अब हमने पढ़ा है चाहे तो वो दर्पण हो चाहे तो वो लेंस हो, हमारे पास इनका एक आवर्धन होता है। आवर्धन का मतलब ये हुआ कि ये जो युक्ति है, प्रकाशिक युक्ति जिनको हम क्या कह रहे हैं, लेंस कह रहे हैं, तो या फिर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण या लेंस के अंदर हमसे इनका आवर्धन पूछा जाता है। आवर्धन का मतलब ये हुआ कि या तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा या वस्तु का प्रतिबिंब बना पड़ेगा। मतलब इन युक्तियों से हम या तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगे या फिर हम छोटा प्रतिबिंब बनाएंगे, उस आधार पर इनका अलग अलग आवर्धन होता है। वो हमें याद रखना है कि किसी प्रकाशिक युक्ति के द्वारा कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, उसे हम कहते हैं उसका आवर्धन। मतलब हम ये बात करें कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब हम समझते हैं, बिंब हम जानते हैं। जैसे कोई वस्तु को हम क्या बोल देते हैं, बिंब। क्यों, जिस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कह देंगे और ये कहलाएगी उस बिंब की ऊंचाई। इन दोनों के अनुपात को हम कह देते हैं यहाँ पर आवर्धन। जैसे हमने मान लिया h/h डैश, h क्या है भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी h डैश क्या है आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या है आपकी बिंब की ऊंचाई। और आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं हम किससे, m से। ये बात भी आपको याद रखना है। दूसरा एक और फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको हम -v/u भी लिख सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आवर्धन को प्रदर्शित किया जाता है किससे, m से।
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई को ही हम क्या कह देते हैं भाई, यहाँ पर आवर्धन कह देते हैं। अब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उससे प्रतिबिंब की ऊंचाई में हम बिंब की ऊंचाई का भाग लगाएंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उससे हम कह देंगे कि इतना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो आवर्धन हमें यही बताता है कि प्रतिबिंब हमारा बड़ा बन रहा है वस्तु से या फिर छोटा बन रहा है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट रोल रखता है किसके अंदर, प्रतिबिंब बनने के जो नियम है हमारे पास उसके अंदर। ठीक है, आगे इनको पढ़ेंगे कि ये V और U हमारे पास क्या है। देखो अब आ जाता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मतलब ये है कि लेंस प्रकाश की किरणों को कितना फैलाएगा या कितना सिकोड़ेगा। ये सिकुड़ने का मतलब ये हुआ कि या तो प्रकाश की किरणों को ये क्या करने वाला है, एक जगह पर इकट्ठा करेगा, या फिर प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। इस आधार पर हम लेंस की निकालते हैं क्षमता, जिसे हम कहते हैं इसकी पावर या कैपेसिटी जो भी बोला जाता है। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को जो मोड़ने की है या हम इसको कहें फैलाने की जो क्षमता होती है उसे हम यहाँ पर कह देते हैं क्या, लेंस की क्षमता। हाँ भाई, जिसके अंदर जितनी पावर होगी वो किसी भी व्यक्ति को उतना मोड़ सकता है या फिर उसको एक जगह पर फैला सकता है, इकट्ठा कर सकता है। तो लेंस के अंदर पावर कितनी है वो हमें बार बार पूछा जाता है, लेकिन संख्यात्मक रूप से एक परिभाषा और बन जाती है कि फोकस दूरी का उल्टा लेंस की क्षमता कहलाती है। ये बात भी आपको याद रखना है। सूत्र बन जाता है, देखो लेंस की क्षमता P फॉर पावर, P से प्रदर्शित करते हैं हम इसको। लेंस की क्षमता P बराबर हो जाती है हमारे पास 1 बटे फोकस दूरी, या हम कहें कि 1 बटे F फोकस दूरी। फोकस दूरी है हमारे पास काय में, यहाँ पर मीटर में, तो m। इसका मात्रक क्या होता है आपको याद रखना है, D फॉर डायोप्टर, ये याद रखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक हमसे पूछा जाता है, क्या होता है, डायोप्टर, तो ये आपको याद रखना है। तो सिंपल सी परिभाषा हमारे पास दे रखी है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो दो परिभाषाएं आपको दे रखी हैं, आप अथवा लगा के यहाँ पर लिख सकते हैं। अथवा ये है, या तो फोकस दूरी का उल्टा लिख दो, वो लेंस की क्षमता कहलाती है, या फिर प्रकाश की किरणों को लेंस कितना फैलाएगा या कितना निचोड़ेगा उसे हम कह देते हैं यहाँ पर क्या, लेंस की क्षमता। क्लियर। आगे बनता है हमारा क्वेश्चन कि लेंस की एक डायोप्टर क्षमता, यहां पर डायोप्टर है भाई, डायरेक्ट नहीं है, डायोप्टर, ओप्टर, डायोप्टर, ठीक है, को परिभाषित कीजिए। तो भाई देखो, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता उस उत्तल लेंस की क्षमता के बराबर होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी है भाई, 1 मीटर। भाई तो हमें ये याद रखना है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी है भाई, 1 मीटर है, ये हम पढ़ चुके हैं, 1 मीटर, इसको क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी। फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी यदि 1 मीटर है तो हम कह देते हैं उसकी जो क्षमता है, पावर है, वो कितनी होती है, 1 डायोप्टर होती है। ये बात याद रखना है। क्लियर। ये परिभाषा सिंपल सी हमें दे रखी है। आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करते समय क्या प्रकाश की किरण अवलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी। तो भाई ये कंसेप्ट भी हमारा अपवर्तन जब हमने पढ़ा था वहां पर क्लियर हो चुका है कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, जैसे मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमें एक माध्यम दे रखा है, इधर दे रखा है हमारे पास क्या, हवा, वायु, और इधर प्रवेश कर रही है ये काय के अंदर, जल के अंदर, यहाँ प्रवेश कर रही है, और ये दे रखा है हमारे पास क्या, एक अभिलंब। ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई, यहाँ पर ये आई, ये प्रकाश की किरण आई, तो यह अविलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि इस प्रकाश की किरण को जाना तो चाहिए था कैसा, सीधा, लेकिन ये प्रकाश की किरण मुड़ जाती है किसकी तरफ को, अविलंब की तरफ को झुक जाती है। क्यों? क्योंकि वायु कैसा है भाई आपका, एक विरल माध्यम है, ये बात याद रखना है। वायु कैसा है आपका, विरल माध्यम, और जल कैसा है आपका, एक सघन माध्यम, सघन, और ये है आपका क्या, एक विरल माध्यम। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ये बात भी याद रखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यदि अविलंब की ओर झुकती है, यानी वायु विरल एवं जल सघन माध्यम होता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, उसकी प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में प्रवेश करती है
तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो यह अवलंब की ओर झुक जाएगी। कहाँ से? वायु से कहाँ प्रवेश कर रही है? जल में। और जल से यदि वायु में प्रवेश करती है, उल्टा हो जाए यदि इसका, तो वो अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बनता है अगला क्वेश्चन कि कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है? तो इसके पीछे वजह ये है, जो जहां पर हुआ है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को तो अपवर्तन हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये बात याद रखना है भाई आपको, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ये बात याद रखना है। इसलिए ये प्रकाश की जो किरण होती है वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो अपना रास्ता क्या कर लेती है? बदल लेती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे आ जाती है, देखो हमारे पास आगे, उस दर्पण का नाम बताइए, बताओ जो किसी बिंब का आवर्धित मतलब बहुत बड़ा और सीधा भी बनना चाहिए, प्रतिबिंब बना सकता है। तो याद रखना है, ऐसा हमारे पास है अवतल दर्पण। उसको जब हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हम बिंब रखते हैं, मतलब वस्तु रखते हैं, तो यह सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है भाई, ये याद रखना है। दूसरा बनता है हमारे पास रेगिस्तान की मरीचिका, किस क्रिया का उदाहरण? तो भाई एक प्रकाश का एक पूर्णांतरिक परावर्तन वाला कंसेप्ट भी होता है, जिस साइड में हमने लिख दिया है कि प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट घटना है हमारे पास, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, ये भी प्रकाश के अंदर होता है। फिलहाल हमें अपवर्तन परावर्तन दे रखा था तो हमने इसको कंप्लीट किया है। देखो, पूर्णांतरिक परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में जाते समय जब उसका मान क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता है तो वह उसी सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। इसके उदाहरण में है, जैसे इसी की वजह से हीरा का चमकना होता है, हीरा चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है, इसमें भी संचार होता है। पेरिस्कोप मतलब इसको हम दूरबीन बोलते हैं, इसका भी इसी प्रक्रिया पर आधारित हो। एक होता है मृग तृष्णा, जिसी को हम बोलते हैं मारीचिका। अक्सर हमने रेगिस्तानी वाली क्षेत्र में देखा होगा कि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो सतह पर कभी कभी हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि सड़क पर कहीं पानी भरा हुआ है लेकिन वहां पर पानी नहीं होता है, कहीं किसी वस्तु की परछाई हमें दिखाई देती है लेकिन वहां पर वो वस्तु नहीं है। इसी भ्रम को हम वहां पर बोल देते हैं मारीचिका, जो कि उदाहरण है हमारे पास किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। उसके बाद क्वेश्चन बनता है दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र आपको याद रखना है भाई, क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। और लेंस सूत्र भी आपको याद रख लेना है यहाँ पर, लेंस सूत्र 1/f लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बस लेंस में क्या हो जाता है भाई? ये माइनस का साइन लग जाता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है दर्पण सूत्र बताइए, लेंस सूत्र बताइए। तो f क्या है? हमारा फोकस दूरी। v क्या है? हमारी प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? हमारे पास वस्तु की दूरी। वस्तु कितनी दूर पर है वो, उसको हम u बोलते हैं, और v को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारे पास एक बन जाता है, जिसे हम कह देते हैं यहाँ पर क्या, कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या थी सी और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या हमारी आर ही है भाई, वक्रता केंद्र था वो हमारे पास, जिसको हम सी से प्रदर्शित कर रहे थे। तो हमारे पास जो वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी है ना, उसमें रिलेशन होता है हमारे पास क्या, कि जो फोकस दूरी जो होती है ना एफ, फोकस दूरी जो हमारे पास जो वक्रता त्रिज्या है आर, उसकी क्या होती है भाई? आधी होती है जी। आपको याद रखना। या फिर हम यहाँ से आर यदि निकालें तो आर जो होता है ना, त्रिज्या जो होती है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या, उसको हम फोकस दूरी की डबल होती है, दुगनी होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भाई? आधी होती है। ये बात भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड के अंदर हमें यही वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर हमें दे रखा है। इसको भी हम पढ़ चुके हैं भाई, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जो भी हमारा कक्षा 10वीं विज्ञान का
फिजिक्स का जो पोर्शन था हमारे पास, पहला चैप्टर जो हमें दे रखा था, उस पहले चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने आपसे आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। और इस क्लास के अंदर हमने, अब हमारा ऑब्जेक्टिव मटेरियल इसका रह जाता है। तो अभी हमने बायो का जो पोर्शन, साइंस का जो पोर्शन हमने किया था, बायोलॉजी वाला पोर्शन, उसके अंदर हमने सारे क्वेश्चनों को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को छोड़कर हमने सारे क्वेश्चन, अति, लघु, दीर्घ, सब तरीके के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। और इसके अंदर भी हमने इसी तरीके के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, वो चैप्टर बाय चैप्टर ओडियां हम बाद में आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने क्या किया है कि एक तरफ से हमारा जो सिलेबस है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का पोर्शन हो, उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमारा फिजिक्स वाला ये पोर्शन कंप्लीट होता है। और अगेन मैं आपसे बोलता हूँ, जो भी व्यक्ति आपकी क्लासेज लेना चाहता है, जिसको जो भी कोई डाउट यदि आता है, तो बिल्कुल आप वो कनावत एकेडमी पर आपकी यूट्यूब की क्लासेस सारी फ्री अवेलेबल हैं। वहाँ से आप इन क्लासों को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पिछली क्लास यदि देखना है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है, वहाँ पर उसमें इसकी पिछली क्लासों की लिंक आपको प्रोवाइड कराई दी जाएगी। वहाँ लिंक से जाके उस प्लेलिस्ट में आपकी इसकी प्लेलिस्ट सब कुछ बनी हुई है, बन चुकी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर बाय चैप्टर सभी क्लासों को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक अपनी पढ़ाई में मस्त एकदम बिंदास व्यस्त रहिए, ठीक है।